बधाई हो, झारखंड के युवाओं को दिल से बधाई है। आप लोगों ने एक मंच कम से कम तैयार कर दिया है लड़ाई के मैदान का, या कहें तो अपने हक और अधिकार के लड़ने के लिए एक मंच बना दिया है। अब ज़रूरत है समाज, स्टूडेंट और जितने अन्य भागीदार हैं सोसाइटी के, सबको एकजुट करके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से आज के युवाओं ने अपनी बात झारखंड सरकार के पास रखी है, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और ये शांतिपूर्ण ढंग से चलते रहना चाहिए। खबरों पर हम लोग देखेंगे, लेकिन साथ में दो बातें और आपको बतानी है। पहली बात, जितने भी आंदोलन हुए हैं, सरकारें बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। वो आपका पैसेंस चेक करेंगी, वो दबाने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचेंगी। आपको अपनी ऊर्जा को बहुत ही संतुलित तरीके से प्रयोग करना है, और ख़ासकर जो नवयुवक हैं, जो अभी पहली बार दूसरी बार जेपीएससी दे रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। इन आंदोलनों में मैंने महसूस किया है कि आंदोलन में दो तरह की चीज़ें सरकारें देखती हैं। पहला नंबर, वो आपसे वार्ता लंबे समय तक नहीं करेंगी, आपको पैसेंस चेक किया जाएगा। पैसेंस इस तरह से चेक किया जाएगा कि आपसे कोई बातचीत नहीं होगी। आप निराशा में, जब बातचीत नहीं होगी तो आप निराशा में या तो दो काम कर सकते हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, या तो स्टूडेंट्स उग्र हो जाते हैं, या दूसरी ओर निराशा के साथ जो है वो धीरे धीरे आंदोलन खत्म कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। न लंबी लड़ाई के लिए आप तैयार रहिए, ये तो पहली बात है कि लंबी लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना होगा। दूसरी बात है, न निराशा में आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने में हिचकने की ज़रूरत है, ना उग्र प्रदर्शन की ओर बढ़ना है। ये दोनों नहीं होने चाहिए। अगर आपने एक टाइम लिमिट के बाद आप जैसे ही पार करेंगे, एक आंदोलन को एक लिमिटेड पीरियड के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ाते हैं, उसके साथ ही साथ आंदोलन अपनी सफलता के चरम तक पहुंच जाएगी। क्योंकि लंबे समय तक जब आंदोलन चलते हैं तो उसका मैसेज समाज में सरकार के लिए बहुत खराब जाता है। और झारखंड में इतिहास रहा है कि जेपीएससी का प्रभाव सरकारों के बनने और बिगड़ने में हमेशा रहा है। चाहे इससे पहले रघुवर दास की सरकार हो, उससे पहले जेएमएम की सरकार हो, या उससे पहले किसी और की सरकार रही है। सरकारों के बनने और बिगड़ने में जेपीएससी और छात्र आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। हाँ, लेकिन इन आंदोलनों को अभी वर्तमान में जो सरकारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, झारखंड की सरकार ने या प्रशासनिक अधिकारियों ने कहें तो झारखंड के स्टूडेंट्स को तोड़ने के कई तरीके निकाल लिए हैं। हाल के वर्षों के आंदोलन को देखें तो बहुत ज़्यादा अधिक सफलता नहीं मिल पाई है झारखंड के छात्र आंदोलन को। तो उस हालत में वर्तमान में जो आंदोलन है वो एक मजबूत आंदोलन की तरह खड़ा हो, स्टूडेंट बटे नहीं, उग्र ना हो, और लंबे सत्याग्रह के लिए तैयार रहिए। जब लंबी लड़ाई चलेगी और यह आंदोलन लंबा होगा तो सरकार को बात माननी पड़ेगी और एकजुट रहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि एकजुट रहना है। ऐसा नहीं कि किसी एक की मांग पूरी हो गई तो दूसरा उसके बाद वो निकल जाए। सबकी मांगें पूरी हो और पूरे सिस्टम का एक रिफॉर्म होना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग तो बिल्कुल ही अब जायज़ बात है, क्योंकि सीआईडी पर बहुत भरोसा रहा नहीं, तो इसलिए सीआईडी मांग करनी ही चाहिए। थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग अखबारों में किस तरह से है। तो जैसे ये भास्कर की न्यूज़ है कि एल ख्यांगते जो पूर्व अध्यक्ष हैं, इनसे पूछताछ की गई, और पूछताछ में कई बातें जो आई, जैसे सीआईडी के अनुसार पूछताछ में डेटा टैंपरिंग, ओएमआर सीट में हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़ी कई जानकारियां उसको मिली हैं। और इसके कारण जो है, जो पूर्व अध्यक्ष हैं एल ख्यांगते, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोग विदेश जा रहे हैं, मतलब अजीब बात है भाई। झारखंड के लोग यहाँ काम करने के लिए दिल्ली और मुंबई जा रहे हैं और अधिकारी विदेश घूम के आ रहे हैं। जो पीटी में चयनित अभ्यर्थी, उसके पास ओएमआर सीट ही नहीं मिला। जो सुमन सौरभ पकड़ाया है हजारीबाग पुलिस की मदद से, उसके पास ओएमआर सीट ही नहीं मिला है।
इसके अलावा सुमन सौरभ ने अनुचित तरीके से परीक्षा उत्तीर्ण की बात भी स्वीकार कर ली है। तो बहुत बड़ा खेल लंबे समय से चल रहा है। थोड़े बहुत कमी बेसी के साथ में ये खेल बदस्तूर जारी है, और ये कब तक है नहीं पता, लेकिन हाल के वर्षों के जितने भी एग्जामिनेशन हैं सबकी जांच तो होनी चाहिए। पूर्व चेयरमैन साहब ने क्या क्या कार्य किए हैं ये तो खैर जांच में पता चलेगा, लेकिन सीआईडी जांच पर भरोसा कितना किया जाए, क्योंकि सीआईडी जांच का इतिहास देखें तो बहुत अच्छा रहा नहीं है, और अपने ही अधिकारियों की जांच वो करेंगे, ये भी एक सवाल है। इसके अलावा भी कुछ न्यूज़ है, जैसे कई न्यूज़ हैं, जैसे ये न्यूज़ तो मतलब चौंका देता है कि एक निलंबित जो रवि, ये कभी जो है दिल्ली में सोल्वर सिंडिकेट का मास्टरमाइंड रहा है। 25,000 का इनाम इस पे था, और उसको 11वीं से 13वीं जेपीएससी में अधिकारी बना दिया गया झारखंड प्रशासनिक सेवा में। ये हरियाणा का पलवल का निवासी है, और इसको झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए चयन किया गया था 2023 11वीं से 13वीं, जिसके बारे में बात की जाती है कि उसके जो मेंस के कॉपियां आज तक नहीं दिखाई गई हैं। मतलब आपने चेक किया, ठीक है, तो स्टूडेंट्स का ये हक है कि उसको पता चले कि उसने जो लिखा उसमें कितना नंबर मिला। तो ये तो होना ही चाहिए, बल्कि इसके लिए आरटीआई की जरूरत ही क्यों हो, बाकायदा इसको तो डिस्प्ले किया जाना चाहिए कि हर स्टूडेंट्स का पीडीएफ कॉपी जो मेंस लिखता है वो आपका जेपीएससी की वेबसाइट पे दिखे। अरे भाई, कोई टॉप किया, कैसे टॉप किया, क्या लिखा, किसी दूसरे को कैसे पता चलेगा? आखिर उससे बेहतर लिखने के लिए किस तरह से सुधार हो, इसको लेकर नए स्टूडेंट्स कैसे जानेंगे? तो सबकी कॉपियां तो ऐसे ही प्रकाशित की जानी चाहिए ऑनलाइन, ताकि कोई भी उसको देख सके। ये विश्वसनीयता पैदा छुपा कर तो नहीं किया जा सकता है, और आप छुपा कर सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकते हैं। हम अच्छे हैं ये साबित कैसे होगा? जब हम बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे कि हाँ ये मैंने कर दिया, तभी तो होगा। अब इस पे एक और सवाल ये भी आता है कि आखिर वेरिफिकेशन किया गया था, पुलिस जांच जो चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर था वो कैसे किया गया? जैसे आयोग के ही एक पूर्व सदस्य नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अंतिम नियुक्ति से पहले चरित्र सत्यापन और पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया होती है। अगर किसी अभ्यर्थी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित है तो संबंधित प्राधिकारी तथ्यों की समीक्षा कर निर्णय लेते हैं। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ भी है, जैसे जेपीएससी के कुछ सदस्य की भी भूमिका संदिग्ध है और सम्मन जल्द किया जाएगा। सीआईडी को अब आयोग के कुछ सदस्यों की संदिग्ध भूमिका के इनपुट मिले हैं। एजेंसी इनकी सत्यता की जांच में जुट गई है। साक्ष्य मिलने पर जल्द ही उन्हें भी पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया जाएगा। और ख्यांगते जो पूर्व अध्यक्ष हैं, इनको फिर सोमवार 3 अगस्त को फिर बुलाया गया है सीआईडी। तो ये सारी जांच जो है चल रही हैं। इसमें अभी कुछ और खबरों को भी देखेंगे हम लोग आगे। रियली में झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, नियुक्ति प्रक्रियाओं में जो न्यूज़ खबरों के माध्यम से आ रहे हैं सामने, अफवाहें तो ऐसे भी पहले चलती रही हैं काफ़ी, और उनकी सत्यता की पुष्टि कोई स्टूडेंट कैसे करे? बात यह है कि वो उसकी पुष्टि कैसे कर सकता है। यहाँ तो ये भी हालत है कि अगर आप जांच के नाम पर अगर सहयोग करते हैं तो हो सकता है आप ही गिरफ्तार हो जाए, इसकी भी संभावना रह जाती है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी उसी को लेकर खबर है इसमें कि जो उप परीक्षा नियंत्रक रही हैं श्वेता गुप्ता और चेयरमैन, इन सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ, क्रॉस क्वेश्चन किए गए हैं। उसके बाद जेपीएससी को लेकर एक न्यूज़ ये भी आया कि गड़बड़ियों के मिले सबूत, प्रभात खबर की न्यूज़ है, और रद्द हो सकती है जेपीएससी पीटी। इसी में एक यहाँ पर भी न्यूज़ है कि सीआईडी द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद छात्र ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी भेज रहे हैं, और जांच के क्रम में बड़ी संख्या में गड़बड़ियां मिल रही हैं। पीटी के लिए 2204 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। मतलब आपने ज़्यादा दे दिया। क्यों दे दिया? 15 गुना देने का नियम है।
तो बहुत ज़्यादा भी अगर 103 का 15 गुना दिया, ठीक है, एक ही नंबर पर कुछ लोग और पास हो गए, तब भी ये इतना ज़्यादा नंबर अमाउंट, पता नहीं क्यों। क्या कुछ लोग उस नंबर में भी नहीं आ रहे थे? ऐसा कुछ था क्या? और जो लोग रिमांड पर लिए गए थे उनको जेल भेज दिया गया है, जिसमें TDPL कंपनी के निदेशक रामवीर सिंह, मार्केटिंग मैनेजर मनोज तिवारी, जो काफ़ी फेमस हो गए हैं, अभी कई परीक्षाओं में पास कर रहे थे, काफ़ी टैलेंटेड थे। उसके अलावा तकनीकी प्रोग्रामर मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद एजाद, इन सबको जो है वो जेल भेज दिया गया है। जब अब तक की जांच में CID को 14वीं सिविल सेवा PT परीक्षा में गड़बड़ी के कई सबूत मिले हैं और OMR सीट में गड़बड़ी के मामले में सुमन सौरभ की गिरफ्तारी और उसके द्वारा गलत तरीके से PT पास करने की बात स्वीकार करने के बाद परीक्षा में गड़बड़ी की पुष्टि हो चुकी है। इतनी जांच चल रही है इनके पास में, मतलब ये सिर्फ जुड़े हुए थे 14वीं JPSC का हेर फेर करने के लिए, बाद बाकी में एकदम ईमानदार थे। क्या गजब बात है। दूसरे परीक्षाओं को जो है, आखिर CID के पास इस जांच के दौरान किन किन परीक्षाओं को लेकर सबूत मिले हैं वो क्यों जारी नहीं किया जाता है? क्या इसमें 11 to 13 की भी बात है, या फिर CGL के भी सबूत मिले हैं, या फिर दूसरे जो अन्य एग्ज़ाम हो रहे हैं हाल के वर्षों में उनके सबूत मिले हैं या नहीं मिले? CID ये बता क्यों नहीं रही है? CID को ये बात भी बताना चाहिए। क्या वो सिर्फ 14वीं JPSC और अभी जो हाल में जिसकी नियुक्तियां नहीं हुई है या हो रही हैं उसी के जांच पर केंद्रित हैं? जिसकी नियुक्ति खत्म हो गई, जिसकी पूरी ज्वाइनिंग प्रक्रिया खत्म हो गई, क्या उनको वो नज़रअंदाज कर रही है? सवाल कई तरीके के हैं और स्टूडेंट को सवाल, और स्टूडेंट ही नहीं बल्कि हर किसी को सवाल उठाने की ज़रूरत है। एक भ्रष्टाचारी अधिकारी जब जाएगा समाज में, वो 30 साल 20 साल 25 साल कोड़ की तरह समाज को खोखला करते रहेगा। झारखंड की धरती को ऐसे ही बड़े बड़े उद्योगपतियों और सरकारों ने खोद खोद के खोखला कर दिया है। बाकी जो बचा थोड़ा ईमान है, थोड़ा सा जो इसकी नैतिकता है और झारखंड के जो लोगों का मन है, उसको भी ये भ्रष्टाचारी खोद के खोखला करके रख देंगे। 26 साल के झारखंड में सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा कोई इस चीज़ में प्रगति हुई है? झारखंड को हर इंडेक्स देखते हैं तो मतलब दुख होता है कि भाई ये इंडेक्स क्या झारखंड को नीचे दिखाने के लिए बनाया गया है? कई ऐसे इंडेक्स होते हैं जहाँ झारखंड या तो सेकंड लास्ट में होगा, लास्ट में हो गया, कुछ इसी तरह के पायदान में नजर आएगा। मतलब 26 साल में हम लोग आज भी जो है एक उम्मीद में जी रहे हैं और इस उम्मीद को पूरे करने का ये एक मौका है। ये सिर्फ स्टूडेंट की आवाज़ नहीं है, ये कहना बहुत गलत है, बल्कि ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ को सरकार को सुनना होगा। झारखंड में जैसे आम लोगों के बीच ये धारणा है कि झारखंड को नेता मंत्री से ज़्यादा अधिकारी चला रहे हैं और कई बार चीज़ों को देखकर लगता भी है आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी सिर्फ ये बताती है कि आप वोट लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। पार्टियां सरकार में हर एक की रही हैं, हर पार्टी की सरकार रही है झारखंड में, किसकी नहीं रही है, लेकिन उन्होंने किया क्या आप स्वतः संज्ञान ले नहीं सकते हैं, आप नज़रअंदाज करते हैं चीज़ों को। झारखंड की सरकारों ने लंबे समय तक इस बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप दूसरे पार्टी के भ्रष्टाचार को इसलिए खामोशी से देखेंगे क्योंकि आप राजनीतिक दुश्मनी नहीं करनी है। भाई राजनीतिक दुश्मनी की बात कहाँ से आती है? जो चीज़ें सच है, सही है, गलत है, उसका बंटवारा तो होना चाहिए, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से हल निकल जाएगा? आपको क्या पता नहीं था? सरकारों को पता नहीं था? किस पार्टी को पता नहीं था कि ये चीज़ें क्या हो रही है, या पहली दूसरी JPSC से लेकर अब तक क्या हो रहा है? तब खामोश क्यों थे उस समय? मतलब जब झारखंड की जनता बोलेगी तो आप आरोप प्रत्यारोप करके शांत कर देंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए और झारखंड के जनता, स्टूडेंट, हर किसी को मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। ये वो लड़ाई है जो शायद जिसकी उम्मीद पिछले 25 साल में थी
और इसको अंजाम तक पहुंचाना भी यहाँ के जनता और यहाँ के छात्रों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जहाँ बिल्कुल लड़ाई ना हो, आपस में किसी तरह का भेदभाव ना हो। आप किसी पार्टी के हों, किसी विचारधारा के हों, किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बाहरी हैं, भीतरी हैं, या फिर आप किस क्षेत्र से हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए अभी, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक है, भ्रष्टाचार को लेकर। क्षेत्रीय राजनीति होती है, आगे भी होंगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो तभी हो पाएगा जब भ्रष्टाचार मिटेगा। भ्रष्टाचार अगर रहा तो फिर क्षेत्र राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। ईमानदार राजनीति में ही क्षेत्रीयता असर करेगी। तो इसलिए वर्तमान में इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आप झारखंडी हैं, नॉन झारखंडी हैं कि क्या है, क्योंकि लड़ाई भ्रष्टाचार को लेकर है और इस भ्रष्टाचार को मिटाने का दायित्व सब पर है जो भी झारखंड में रह रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं, और किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से, क्योंकि भ्रष्टाचार का दंश हर कोई झेल रहा है। इसके बाद बात आती है कि भाई आप झारखंडी होंगे कि नहीं, बाद में देखा जाएगा क्या है उसको लेकर। एक जब ईमानदार सिस्टम तैयार होगा तो ईमानदार लोग आएंगे। 25 साल से स्थानीयता की लड़ाई लड़कर क्या मिला? आप किस पार्ट सरकारें सबकी आई, सबकी बदली, कुछ मिला? कुछ नहीं। लेकिन वही अगर एक ईमानदार सिस्टम तैयार होता तो झारखंड के स्टूडेंट उसमें इंटर करते अच्छे तरीके से। झारखंड के स्टूडेंट्स कमज़ोर नहीं है, बाहर के एग्जामों में निकाल रहे हैं, यूपीएससी निकाल रहे हैं, किस चीज़ में कमज़ोर है? तो सवाल बात इस लेकर नहीं है कि झारखंड के स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। भाई मजबूती से पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी में जा रहे हैं, यूपीएससी में जा रहे हैं, हर बड़ी एग्जाम में जा रहे हैं, यहाँ तक कि इसरो तक में इनका चयन हो रहा है। तो फिर ये कमज़ोर कैसे हुआ? आपको ये दिखाया जाता है, झारखंड के स्टूडेंट्स को ये दिखाया जाता है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। कई तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं आरोप। उसमें उम्र सीमा को लेकर होता है कि नहीं, ज़्यादा उम्र के आएंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे। नए उम्र वाले क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार किसी जाति, लिंग, धर्म, उम्र को नहीं देखता है। एक ईमानदार सिस्टम में ईमानदार ही पलेंगे और भ्रष्टाचारी सिस्टम में भ्रष्टाचार पलेंगे। तो लड़ना होगा और एकजुट होकर लड़ना होगा, सबको बाहर निकलना होगा, तभी होगा। सवाल पूछना होगा। धन्यवाद।